अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट इन मैन। इसमें हम कुछ एम कैट बेस्ड इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करेंगे। तरीकाकार ये है कि जब वीडियो पर एमसीक्यू शो हो तो आप उसको पास कर लें, उसका जवाब सोच लें और जब मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा तो उससे आप मैच कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ अपोजिट फंक्शन। वो कह रहा है कि ये चार ऑप्शन में चार पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पेयर अपोजिट फंक्शन एक दूसरे के रखता है। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स नहीं, ये दोनों इनका मतलब एक तरह से सेम ही हो जाता है फंक्शन। ऑप्शन बी हेपरिन, हिस्टामिन नहीं, इनका भी कोई मिलता जुलता नहीं है फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी हेपरिन प्लेटलेट। जी, हेपरिन का ये काम होता है कि ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को और प्लेटलेट ब्लड क्लॉट करवाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसोफिल रिलीज डैश एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ डैश। हिस्टामिन, हेपरिन। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन, ठीक है, ये हिस्टामिन रिलीज करता है। एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हेपरिन नहीं, हेपरिन भी रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हिस्टामिन ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, यस। करेक्ट आंसर इज बीटा, कि रिलीज हिस्टामिन भी करता है, हेपरिन भी करता है और प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को थ्रू द हेपरिन। हेपरिन हिस्टामिन ये भी गलत है। हेपरिन ब्लड फॉर्मेशन नहीं, अगर यहाँ ब्लड फॉर्मेशन की जगह ब्लड क्लॉट होता फिर डेल्टा भी ठीक था कि बेसोफिल रिलीज हेपरिन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। कह रहा है कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, वो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। कह रहा है कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो नहीं करती। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, नन। कॉमन कंसेप्ट है भाई, सारे इंक्लूड होते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये गलत है। जो फाइब्रिनोजिन होता है इसका कोई ताल्लुक नहीं होता इसकी मेंटेनेंस पे। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा, कि ग्लोब्यूलिन्स भी करता है, एल्ब्यूमिन्स भी करता है, लेकिन फाइब्रिनोजिन नहीं करता। करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिब्रिन इज डैश फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। फिब्रिन कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है, सोलबल, इनसॉल्युबल, ऑल। फिब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। फाइब्रिनोजिन होता है और फिर फिब्रिन होता है। फाइब्रिनोजिन सॉल्युबल फॉर्म है और फिब्रिन इनसॉल्युबल है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको याद रखना पड़ता है कि फाइब्रिनोजिन सॉल्युबल है, फिब्रिन इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर। पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब इस वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है। तो नंबर पूछ रहा है कि हमारी बॉडी में पल्मोनरी जो वेन्स हैं उनका टोटल नंबर कितना है। हम तो मतलब कॉमन कंसेप्ट है कि दो नहीं है, पल्मोनरी वेन्स आर 4 इन नंबर, 2 लेफ्ट एंड 2 राइट। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा, के टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4, मतलब पल्मोनरी 2 लेफ्ट होती हैं, 2 राइट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट अराइजेस फ्रॉम। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करती हैं इटसेल्फ हार्ट को, तो उन आर्टरीज का नाम क्या है। ये भी आ सकता है कि मतलब उन आर्टरीज का नाम बताएं, तो अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं उसे। कोरोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एओर्टा या सुपीरियर वेना केवा। करेक्ट आंसर इज एओर्टा। अब ये भी पूछ सकता था कि एओर्टा की किस जगह पे, तो एट द बेस ऑफ एओर्टा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एओर्टा की कौन सी जगह से अराइज कर सकती है, अराइज कर रही होती है कोरोनरी आर्टरीज। सो बेस ऑफ एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द साउंड लब। हार्ट से साउंड 2 तरह की आती हैं, लब डब, लब डब। तो इधर लब पूछा हुआ है कि साउंड लब इज मेड बाई opening of bi and tricuspid valves, closure of bi and tricuspid valve,
ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वल्व्स या क्लोयर। तो इसमें मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट ये ठीक करें कि जो साउंड बनती है हर्ट से, लब या डब, तो ये वल्व्स से बनती है। पहला कंसेप्ट ये है कि ये वल्व्स से आती है। अब सवाल आता है कि भी वल्व्स के ओपनिंग या क्लोयर, उसके खुलने या बंद होने से, तो खुलने से, वल्व्स के ओपन होने से कोई साउंड पैदा नहीं होती। तो मतलब अब इसमें दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, बीटा या डेल्टा के क्लोयर ऑफ बाई एंड ट्राई कस्पेड वल्व्स पहले होता है, तो पहले हमारे पास साउंड आती है लब फिर डब, यानी कि ट्राई और बाई कस्पेड वल्व से लब आती है, उसके क्लोयर से, नॉट ओपनिंग, ये याद रखिएगा। और जो सेमी ल्यूनर वल्व्स होते हैं उनसे डब साउंड मेड होता है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन। अब इसमें देखें, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, थोड़ा इसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या बोथ ए एंड बी, के आर्टरीज में भी होता है और वेन्स में भी होता है। तो हम लगा सकते हैं डेल्टा, मतलब कंफ्यूज होके, क्योंकि जब एमकैट वाला इस तरह से ही इन्वायरमेंट होता है कि इंसान बहुत कंफ्यूज हुआ होता है उस दिन। सो मतलब बायोम के आसान सवाल भी गलत हो सकते हैं। इसमें सर्कुलर की बात कर रहा है, स्मूथ मसल्स तो कर रहा है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन आर्टरीज नॉट इन वेन्स। वेन्स में थोड़े थिन हो जाते हैं और वो सर्कुलर नहीं रहते। अगर यहाँ सिर्फ आता कि स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट, फिर डेल्टा ऑप्शन ठीक था। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, के क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका हाईएस्ट होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या आर्टरियूल्स। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का सबसे ज़्यादा होता है। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट कि कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाईएस्ट होता है। आपको मैं बताता चलूँ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी अपोजिट हैं, वाइस वर्सा हैं। तो क्या नाम है जिसका, आप देखें कैपिलरीज की बात कर रहे हैं हम, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हाईएस्ट होता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन होता है, उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो अब कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई है तो वेलोसिटी सबसे कम होगी। सो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम होगा। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। अगर यहाँ पूछ लेता हाईएस्ट वेलोसिटी तो हम अल्फा लगाते हैं, आर्टरीज। अगर यहाँ लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर भी हम आर्टरीज लगाते। सो इस तरह से मतलब एक एमसीक्यू से कई एमसीक्यूज बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी है, थ्रोम्बस में बी फॉर्म्ड ड्यू टू। कहता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होती है, इसकी बहुत सारी काजेज हैं, रीजंस हैं। अब यहाँ तो 3 दी हुई हैं, नमूनिया, टीबी, इन्फेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो मतलब सॉरी, ये नन नहीं आना चाहिए, यहाँ नन की जगह आल आना चाहिए, ये नन मिस्टेक हुई है, इधर आल आना चाहिए, आल ही है। मैंने इसी वजह से ये एमसीक्यू डाली है कि मतलब आपको इसकी जो रीजंस हैं, काजेज हैं, वो याद हो जाएं। इसकी जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की काजेज आप सारी याद कर लीजिएगा। और भी हैं कि मतलब ऑक्सीजन अगर कम प्रोवाइड हो और ब्लड प्रेशर भी कम हो तो अब भी ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। तो मतलब आपकी बुक में वो आप सारी याद कर लीजिएगा। मैंने इसी वजह से एमसीक्यूज दी है ताकि आप याद कर लें। इसमें मिस्टेक है, डेल्टा में नन है, डेल्टा में आल आना चाहिए और इसका ऑप्शन आल ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पैरासिटिक अटैक डैश इंक्रीज इन नंबर मेनली। कहता है कि पैरासाइटिक जो अटैक होता है इसमें मेनली कौन से इंक्रीज इन नंबर होते हैं। तो आपको मैं पहले ये बताता चलूँ कि ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, तो जब कोई अटैक होता है फॉरेन बॉडी का, एंटीजन का, तो ये इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं, नॉट डिक्रीज इन नंबर। ये अपना कंसेप्ट
बना लें कि सबसे पहले तो ये इंक्रीज इन नंबर होंगे, जो अगर माइनस से कोई फॉरेन बॉडी आती है तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं। तो हमने अब यहाँ उसने स्पेसिफिक करके बता दिया कि पैरासाइटिक अटैक है, तो उसका फिर आगे वो भी कह रहा है कि मेनली, ये देखें ना, पैरासाइटिक अटैक है और मेनली क्या इंक्रीज इन नंबर होगा, तो ईओसिनोफिल्स आर स्पेसिफिक फॉर पैरासाइटिक अटैक। मेनली की बात कर रहा है, अगर मेनली ना आता तो न्यूट्रोफिल्स भी इंक्रीज इन नंबर होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस चैप्टर में से मैं ये भी बता दूं कि ईसीजी वाला एमसीक्यूज मस्ट है, मस्ट आता है, मतलब या तो डायग्राम बनाई हुई होती है या उसमें से कोई एमसीक्यूज स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें से एमसीक्यूज ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ईसीजी हाईएस्ट वोल्टेज इज़ अटेन्ड एट द पॉइंट। अब उसमें देखें ना, क्या नाम है कि हाईएस्ट जो वोल्टेज होता है, अब याद करें, थोड़ा रिमेंबर करें उसको ईसीजी को, तो पहले क्या होता है, पी क्यू आर एस टी। तो इसमें से जो हाईएस्ट है पॉइंट वो आर है और वोल्टेज भी उसी का हाई होता है, आर। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईसीजी टी वेव शोज द। अब इसमें 3 वेव्स हैं, एक पी वेव होता है, एक क्यू आर एस वेव है और एक टी वेव है। तो जो पी वेव है वो एट्रियल सिस्टोल, आप मतलब सिस्टोल पढ़ते हैं, वैसे इसको सिस्टली कहते हैं, चलो मैं इधर सिस्टोल ही कह दूँगा। तो जो पी वेव है वो एट्रियल सिस्टोल को शो करती है, जो क्यू आर एस है वो वेंट्रिकल सिस्टली या सिस्टोल, और यहाँ जो पूछ रहा है टी वेव वो रिलैक्सेशन फेज दोनों के। अब ये ना कंफ्यूज हो जाएं कि मतलब रिलैक्सेशन फेज ऑफ एट्रिया या वेंट्रिकल, इसका ऑप्शन है डेल्टा, मतलब बोथ। रिलैक्सेशन फेज टी वेव दोनों के रिलैक्सेशन फेज या डायस्टली डायस्टोल को शो कर रही होती है। इसको मतलब कोई डायस्टोल भी पढ़ता है, वैसे जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो डायस्टली है। सो डेल्टा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेसोफिल रिलीजेस द हिस्टामिन। द हिस्टामिन, हिस्टामिन की बात कर रहा है कि हिस्टामिन क्या होता है, काज इन्फ्लेमेशन। हाँ, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन भी ये बेसोफिल में उधर टेबल में दिया हुआ है। इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, हाँ एलर्जिक रिएक्शन होता है तो बेसोफिल रिलीज होते हैं, बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और एक और होते हैं मैस्ट सेल, वो भी एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज करते हैं। डायलेट द कैपिलरीज, जो मैं असल कहना चाह रहा था, डायलेट द कैपिलरीज, ये ज़रूर याद रखना है कि हिस्टामिन से कैपिलरीज डायलेट होती हैं। कैपिलरीज की डायलिटेशन के लिए हिस्टामिन केमिकल है, ये आप ज़रूर याद रखना। वैसे इसका करेक्ट आंसर डेल्टा है, लेकिन आप चार्ली ऑप्शन को स्पेशली याद रखिएगा कि डायलेट द कैपिलरीज आर डायलेटेड बाई, फिर ये 4 वो भी दे सकते हैं कि हिस्टामिन, हेपरिन, फ्ला, तो हिस्टामिन से डायलेट हो सकती है। और केमिकल, उसका केमिकल कंट्रोल भी होता है और नर्वस कंट्रोल भी होता है कैपिलरीज पे। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है कि कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियम, स्मूथ मसल लेयर, इलास्टिक लेयर, डेल्टा आल। इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि मतलब जैसे भाई आल ही लगा दें, वो आल अगर यहाँ आर्टरीज पूछ रहा होता या वेन्स फिर आल आता, लेकिन कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, कैपिलरीज सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करता है विच इज़ कॉल्ड एंडोथेलियम। सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा के एंडोथेलियम। अगर यहाँ कैपिलरीज की जगह आर्टरीज या वेन्स होता तो फिर हम डेल्टा लगाते हैं। थैंक यू।